मैं शशांक सोनी लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम भारतीय जीएस के संदर्भ में एक नए विषय संविधान की चर्चा शुरू किए थे। पिछली क्लास में हमने संविधान क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, किन किन प्रक्रियाओं से गुजरकर हमारा संविधान बना, उसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे यह देखेंगे कि संविधान रूपी दस्तावेज में किस प्रकार इंडेक्स या अनुक्रमणिका में दर्शन दिया गया है। अर्थात हम आज यह जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान की पुस्तक में क्या चीजें लिखी हुई हैं, कैसे लिखी हुई हैं, एक उस पर नजर रखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले यहाँ ये जानना आवश्यक है, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी, कि हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं तथा 22 भाग हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। जब संविधान का निर्माण हुआ था, मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी तथा 22 भाग थे। अर्थात केवल अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ था, 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई थी। परंतु कुछ कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन और अनुसूचियों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और अनुच्छेदों तथा भागों से पूछे वाले क्वेश्चन में कई बार डाउट हो जाता है। जैसे हमने ये जाना कि अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 है, जो पूर्व में भी थी और वर्तमान में भी है। परंतु कई एग्जाम में यह ऑप्शन में 440 देता है या 400 के आसपास भी देता है या 400 से रिलेटेड बहुत सारे अंक देता है। तो एक बार इस डाउट को क्लियर करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम क्रमांक के आधार पर देखते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या 395 ही है। 395 पहले भी थी, अभी भी है और 395 ही रहेगी। परंतु यदि हम गणना के आधार पे किया जाए या आंका जाए या गिना जाए अनुच्छेदों को, तो यह संख्या 475 के लगभग या 400 डिजिट के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि जब आप अनुच्छेदों को डिटेल में पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि मूल अनुच्छेदों के साथ उनके सब अनुच्छेद भी उप अनुच्छेद भी जुड़े हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 51 में 51 का जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे अनुच्छेदों के साथ उनके उप अनुच्छेदों को अगर साथ में गिना जाए तो यह संख्या 400 के आसपास हो जाती है। परंतु हमसे क्वेश्चन पेपर में केवल सीधे यह पूछता है कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। वह डिटेल में यह नहीं पूछता कि गणना के आधार पर या क्रमांक के आधार पर। तो हमें वहां पर यह ध्यान रखना है कि जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आधार क्या है। सामान्यतः यही क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है। यही डाउट हमें भागों के साथ भी होता है। प्रारंभ में भागों की संख्या 22 थी, अभी भी भागों की संख्या 22 ही है क्रमांक के आधार पर। लेकिन जब हम गणना के आधार पर जाते हैं तो वर्तमान में भागों की संख्या 25 हो चुकी है। उसका भी वही कारण है जो अनुच्छेदों का था। जैसे आवश्यकता पड़ने पर हमने नए भागों का सृजन किया, जिसकी चर्चा आज हम अपने क्लास में करने वाले। जैसे हमने पंचायतों को स्थान दिया, नगर पालिकाओं को स्थान दिया। इसके लिए हमने भागों के अंदर एक उप विभाग बनाया, जिसकी अगर पूर्ण रूप से गणना की जाए तो यह 25 हो जाती है, जबकि मूल रूप में यह 22 ही है। तो यह बात आप ध्यान में रखेंगे कि सवाल किस आधार पर पूछ रहा है। चलिए आज से हम एक नजर डालें अपने संविधान में कि इसकी अनुक्रमणिका या इंडेक्स में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और हमें डिटेल में किन चीजों का अध्ययन करना है या किन तत्वों को आधार बना करके हमारा संविधान बना है। एक बार उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसा हमने जाना 22 भाग और 395 अनुच्छेदों के माध्यम से हमारे संविधान को बांटा गया है। तो हम विस्तृत रूप से प्रमुख भागों की चर्चा, उनके क्या विषय हैं तथा उनके क्या प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनको आज देखेंगे। सबसे पहला भाग है आपका भाग 1, जिसके अंतर्गत संघ व उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि राज्य का क्षेत्र जो है वो कहां तक होगा, उसकी क्या सीमाएं होंगी। इन सब बातों का वर्णन आपके भाग 1 में है। इसकी अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक है, जिसमें यह बताया गया कि संघ राज्य क्षेत्र राज्य क्षेत्र की सीमा क्या है, नए राज्यों का
प्रवेश कैसे होगा, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कैसे होगा तथा इनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के बीच में हमको समझने मिलेंगी, जिसका आगे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। भाग 2 में हमें नागरिकता के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसकी अनुच्छेद संख्या है 5 से 11, जिसके अंतर्गत हमें यह जानना है कि नागरिकता होती क्या है, नागरिकता कैसे ग्रहण की जाती है, नागरिकता का कैसे त्याग किया जाता है, किस कंडीशन में हमें बाहरी नागरिकता मिलती है, आदि बातों का हम अध्ययन नागरिकता के अंतर्गत उस भाग में करेंगे। तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है, जिसकी अनुच्छेद संख्या 12 से 35 है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के समग्र विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। यह संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं तथा इनकी सुरक्षा भी संविधान के द्वारा की जाती है। ये बड़े ही आवश्यक हैं क्योंकि इन्हीं के लिए आपके संविधान का निर्माण किया गया है। आगे हम इसकी बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे तथा यह किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे संविधान का है। उसके बाद भाग 3 के बाद भाग 4 की ओर चलते हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है। इसकी अनुच्छेद संख्या है 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व वे तत्व हैं जो कि राज्य को कल्याणकारी बनाने के उद्देश्य से निर्देश देते हैं। कोई भी राज्य कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके उद्देश्य होने चाहिए, क्या उसका तरीका होना चाहिए, इस सब की बातें नीति निर्देशक तत्वों में की गई हैं। विस्तृत चर्चा हम उसके चैप्टर में करेंगे। उसके बाद एक अलग से भाग 4 का संविधान में जोड़ा गया। यह मूल रूप से संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया, जिसे मौलिक कर्तव्य का नाम दिया गया। इसकी अनुच्छेद संख्या है 51 का। यहाँ पर यह चीज जानना आवश्यक है कि संविधान में किसी भी चीज को जोड़ा या घटाया किस प्रकार जाता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, अर्थात संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान के निर्माण के तुरंत बाद से ही यह प्रक्रिया चालू हो गई थी और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता रहा है। अभी हाल ही में भी कई परिवर्तन इसमें किए गए, जिन्हें आपको नंबर्स के साथ याद रखना पड़ता है कि किस संविधान संशोधन में किन बातों को समाहित किया गया है। यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है, चाहे वह करंट अफेयर्स का हो या चाहे संविधान की मूल विधि से जुड़ा हुआ। अगले भाग में भाग 5 में हम संघ सरकार की बात करेंगे, जिसकी अनुच्छेद संख्या 52 से 151 है, अर्थात आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें समाहित है, इन सब बातों का वर्णन अनुच्छेद 52 से आप अनुच्छेद 151 के बीच में करते हैं। अगर इसको बांट कर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले अध्याय में हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी को रखते हैं, जिसकी अनुच्छेद संख्या 52 से 78 है। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद तथा सीएजी को पढ़ते हैं। इसके बाद अगला विभाग आता है, अगला अध्याय संसद, यानी आपके कानून या विधि बनाने का जो स्थान है आपकी संसद, उसके बारे में वर्णन इसका किया गया है, जिसकी अनुच्छेद संख्या है 89 से 122। इसके अंतर्गत हम सारी चीजों को देखेंगे कि आपकी संसद का निर्माण कैसे हुआ, उसके पास क्या शक्तियां हैं, उसके पास क्या अधिकार हैं, उसके कार्य करने का तरीका, इन सभी बातों का वर्णन हमें संसद जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसके बाद अगला अध्याय आता है आपकी संघ की न्यायपालिका। जैसा हमने अपनी पहली क्लास में जाना था कि संविधान के 3 मूलभूत तत्व या संस्था होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो तीसरी न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में वर्णित की गई है, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजों का वर्णन आपको देखने मिलेगा। 5वां अध्याय है सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसकी अनुच्छेद संख्या 148 से 151। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कि आपके देश की सरकार को न्यायिक रूप से उसका एक मित्र होता है, उसकी सहायता करता है, उसके विधायी कार्यों में, उसके न्यायिक कार्यों में उसका पक्ष रखता है न्यायालयों में। अतः यह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है, जिसकी चर्चा हम करेंगे। ये थी बात हमारे संघ सरकारों की।
उन्हीं की तरह हमारे यहाँ राज्य सरकारों को भी वैसे ही अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका वर्णन हम भाग 6 में देखेंगे। राज्य सरकारों का वर्णन अनुच्छेद 152 में तथा उसके बाद के अनुच्छेदों में इसका विस्तृत वर्णन देखने मिलेगा। जैसे अध्याय 1 में साधारण में 152 से 237 तक राज्य सरकारों से रिलेटेड सभी अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले उनकी कार्यपालिका, जो कि अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में है। उनकी राज्य का विधानमंडल 168 से 212 में, जिसके अंतर्गत हम विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जिस प्रकार वहां राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी, जो कि अनुच्छेद 123 है, वैसे ही यहाँ पे इसकी शक्ति का प्रयोग 213 में राज्यपाल करता है, जिसे हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। यह आप अभी से मेमोराइज कर लीजिए। यह बड़ा आवश्यक क्वेश्चन है, जो एक बेसिक लेवल पे पूछा ही जाता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में, जबकि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 अनुच्छेद में उसे प्रदान की गई। उसी प्रकार उस राज्य का उच्च न्यायालय 214 से 232 अनुच्छेद में वर्णित है। एक अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला कोर्ट, सेशन कोर्ट आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकारों के अंतर्गत की गई है, जिसका अनुच्छेद 233 से 237 के मध्य है। यह आपके पीएससी में एक सीधा क्वेश्चन बना था कि अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो यहां से आप सीधे सीधे उन चीजों को जान सकते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का अर्थ यह है कि कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे सीधे पूछता है कि पर्टिकुलर विषय किस भाग के अंतर्गत है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आप इन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, भागों और विषयों को याद करते चलें, ताकि जो बेसिक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, वो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन वो आपसे न छूटे। आगे हम चर्चा करते हैं संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज की। इनको भाग 8 में स्थान दिया गया है, जिसका अनुच्छेद संख्या 239 से 242 है। इसके भाग 9 में हमने पंचायतों को स्थान दिया है, जिसकी अनुच्छेद संख्या 243 से 243 अणा के बीच में है। पंचायतों को स्थान देने का मकसद ये था कि देश की आम जनता को भी स्वशासन का अवसर प्रदान किया जाए तथा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, ताकि वे अपने हित में स्वयं आकर, स्वयं मिलकर नए नए कार्य कर सकें और सुचारू रूप से देश की व्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। उसी क्रम में जहां ग्रामीण स्तर के लिए पंचायतों का गठन किया गया, तो वहीं भाग 9 का में नगर पालिकाओं का गठन नगरीय क्षेत्रों के लिए किया गया, जिसकी अनुच्छेद संख्या 243 से 243 के बीच में है। इसके पश्चात हम यह देखेंगे कि देश की जितनी भी शक्तियां हैं, अर्थात कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे काम करना है, वह काम करने की शक्ति किसे प्रदान की जाए, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरीके की सरकारें चलती हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। तो उनमें शक्तियों का वितरण करने के लिए, संबंधों को स्थापित करने के लिए एक अलग से भाग बनाया गया, जिसकी भाग संख्या है आपका 11, जिसमें संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को स्थापित किया गया। यह संबंध दो भागों में बटे हुए हैं। पहला है विधायी संबंध, अर्थात किसी भी विषय पे कानून बनाने की शक्ति संघ के पास है या राज्य के पास है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार है या स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है। इस बात की चर्चा विधायी संबंध के अंतर्गत की गई है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा। इसके पश्चात एक और अध्याय बनाया गया प्रशासनिक संबंध का, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है राज्यों की अपेक्षा, तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके मध्य एक प्रशासनिक संबंध का भी निर्माण किया गया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में की गई। हम आने वाली कक्षाओं में इन्हें विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे अगले अध्याय की तरफ, जो कि है आपका 15, जिसके अंतर्गत हम संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी सेवा के अंतर्गत शामिल होने के लिए क्या शर्तें हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या नियम हैं, इन सभी बातों को हम देखेंगे। साथ ही साथ इसी के अंतर्गत हम अखिल भारतीय सेवा अर्थात IAS, IPS, IFS आदि की भी चर्चा करेंगे।
अनुच्छेद संख्या याद रखिएगा 308 से 323। इसके पश्चात इसी को दो भागों में बांटा जाता है। जब सेवाओं की बात करते हैं तो वह अनुच्छेद 308 से 314 के अंतर्गत आ जाता है, तथा इन सेवाओं की नियुक्ति कैसे की जाए, इनका कमांड कैसे किया जाए, इनके लिए एक आयोग बनाया गया जिसे लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसकी अनुच्छेद संख्या 315 से 323 निर्धारित की गई है, जो यह काम करता है कि सेंट्रल लेवल पे योग्यता सेवाओं के लिए भर्ती की क्या प्रक्रिया होगी, क्या नियम होंगे, उनको कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, यह अधिकार लोक सेवा आयोग यूपीएससी के पास सेंट्रल लेवल पे है, और हर एक स्टेट के पास एक अपना खुद का लोक सेवा आयोग होता है, जिस सबकी तैयारी के लिए हम सब तत्पर हैं। एक नए अध्याय का सृजन यहाँ पे किया गया भाग 15 का, जिसे अधिकरण नाम दिया गया, जिसकी अनुच्छेद संख्या है 323 का से खा। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विषय जो सेवाओं से संबंधित हैं, जो न्यायालयों की तरफ जाते हैं, तो न्यायालयों का भार कम करने के लिए, विवादों को सुलझाने के लिए अधिकरणों का सृजन किया गया, ताकि जो मुख्य न्यायालय हैं उनके भार को कम करके उन्हीं की तरह एक अलग से अथॉरिटी का निर्माण किया गया। अब हम सबसे महत्वपूर्ण भाग 15 की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने निर्वाचन को रखा है। इसकी अनुच्छेद संख्या 324 से 329 का के बीच में। इसके अंतर्गत आपकी निर्वाचन प्रणाली की सारी बातों का वर्णन है, अर्थात आपका एक निर्वाचन आयोग है जिसका काम आपके देश की सारी बड़ी चुनाव प्रक्रियाओं को कराना है। सारे देश के संचालन के लिए सरकार का जो निर्माण है वह इसी के दायित्व से होता है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक डिटेल चर्चा की मांग करता है। इसके पश्चात भाग 16 में हम अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, आम अभ्यर्थियों के लिए किए गए विशेष उपबंधों की भी चर्चा अनुच्छेद 330 से 342 में करेंगे, क्योंकि ये काफी समय से पिछड़े हैं, इन्हें सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, अर्थात इनके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि ये समाज की मुख्य धारा में अच्छे से जुड़ सकें। कुछ आयोगों को भी हम देखेंगे जो परीक्षा के भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य, अर्थात आपके संघ की क्या भाषा होगी, आपकी राज्य सरकारों की क्या भाषा होगी, आपकी संसद की क्या भाषा होगी, आपके न्यायालयों की क्या भाषा होगी, इन सब का वर्णन हमें राजभाषा में देखने को मिलेगा। इसके पश्चात अब हम एक और महत्वपूर्ण भाग की चर्चा करेंगे, जो कि आपका भाग 18 आपात उपबंध, जिसकी अनुच्छेद संख्या 352 से 360 के मध्य। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है आपकी देश की व्यवस्था के संचालन में। साथ ही साथ इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हर एक स्तर पे इसे समझने का प्रयास हम करेंगे। इसकी भाग संख्या और अनुच्छेद आपको विशेष रूप से याद होने चाहिए। इसके पश्चात हम यह देखेंगे कि संविधान में संशोधन या परिवर्तन करना हो तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किन प्रक्रियाओं को अपना के हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या पूरे के पूरे संविधान को बदला जा सकता है, या कैसी प्रक्रिया से अपना करके हम संविधान के सृजन या नए पुनर्वितरण के काम कर सकते हैं। इसकी अनुच्छेद संख्या 368 है तथा यह भाग 20 में इसको समाहित किया गया। इसके पश्चात भाग 21 में हम देखते हैं अस्थायी संक्रमणशील व विशेष उपबंध, जिसकी अनुच्छेद संख्या 369 से 392 है। आपने यह देखा होगा कि अभी कश्मीर में 370 धारा हटा दी गई है। उसके पहले वहां पर 370 धारा होने के कारण उसे कुछ विशेष प्रावधान, विशेष छूटें मिली हुई थी, अर्थात वैसे ही कुछ और विशेष छूटें और राज्यों को भी मिली हुई, जिनकी चर्चा इसी भाग के अंतर्गत की गई है। उसके पश्चात भाग 22 में, माफ कीजिएगा, भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, तत्पाठ व निरसन को रखा गया है। तो ये थे हमारे संविधान के भागों का वर्णन, उनमें क्या विषय है, उनसे जुड़े प्रमुख अनुच्छेद, इनकी चर्चा हमने की। आशा है आप इनको थोड़ा बहुत समझे होंगे। आगे की कक्षाओं में हम इनको डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि किसमें क्या डिटेल में बातें की गई हैं और हमारे संविधान से
किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना होती है। इसके पश्चात अब हम चर्चा करेंगे कि अनुसूचियां क्या हैं, किन बातों का उसमें समावेशन किया गया है तथा जो नई अनुसूचियों को बनाया गया है उनका कारण क्या था, उनके क्या विषय थे। मूल रूप से आपके संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया और वर्तमान में अभी 12 अनुसूचियां आपके संविधान में है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। पहली अनुसूची में आपके राज्य के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र तथा सीमाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते, जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधान परिषद के उपसभापति व सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व भत्तों का वर्णन किया गया है। इन सभी नामों को आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि आपसे कूट बनाकर या ऑप्शन में यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन वेतन व भत्ते अनुसूची 2 के अंतर्गत लेता है या नहीं। इसी प्रकार तृतीय अनुसूची के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का वर्णन उसमें किया गया है। जैसे संघ के मंत्री, संसद सदस्य के लिए नामांकित या अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के विधानमंडल के सदस्य, राज्य के मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा महालेखा परीक्षक, इन सभी लोगों की शपथ का प्रावधान तृतीय अनुसूची में किया गया है। परंतु यहाँ पर याद रखने और ध्यान रखने की बात यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल इस अनुसूची के अंतर्गत शपथ ग्रहण नहीं करते। इनके लिए पृथक अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यपाल शपथ ग्रहण करते हैं। अगली अनुसूची चतुर्थ में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कि वहां से कितनी सीटें राज्यसभा को मिलेंगी एक एक राज्य को। 5वीं अनुसूची में हम अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में जानते हैं। 6ठी अनुसूची में हम उन्हीं अनुसूचित जाति व जनजाति में विशेष रूप से 4 राज्यों की बात करते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि यह 2 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आंसर होगा चतुर्थ, माफ कीजिएगा पंचम। लेकिन अगर आपसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 राज्यों की बात किया तो इसका आंसर आपका षष्ठम या 6ठी अनुसूची हो जाएगा, क्योंकि इन्हें अलग से संविधान की अनुसूचियों में स्थान दिया गया है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हम शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं, जिसे अभी हमने कुछ देर पहले संबंधों में राज्य और केंद्र के बीच समझा था। अर्थात जो भी शक्तियां हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कुछ ऐसी शक्तियां जो केवल और केवल केंद्र को प्राप्त हैं, जिनमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उन्हें संघ सूची में शामिल किया गया है। कुछ ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सूची को दिया गया है, वह उसमें शामिल है, तथा कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य व केंद्र दोनों को प्रदान किया गया है, उन्हें हम समवर्ती सूची में रखते हैं। परंतु यदि उस विषय पे केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना दें तो उस स्थिति में केंद्र के कानून को ही मान्यता प्रदान की जाएगी। आइए हम इनके विषयों की संख्या पर एक बार नजर डालें। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, जिन्हें बाद में परिवर्तन करके 100 कर दिया गया। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, जिन्हें वर्तमान में कम करके 61 कर दिया गया। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, जिन्हें परिवर्तित करके अभी 52 कर दिया गया। यह सभी परिवर्तन संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया। यह एक आवश्यक क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है
कि इन विषयों का जो हेर फेर है वह किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे आप याद रखिए क्योंकि यह अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान बदले जाएंगे। यह क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है, लगभग हर साल रिपीटेडली इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची में। इस अनुसूची में आपके यहाँ जितनी भी भाषाएं हैं उनको संविधान के रूप में मान्यता दी गई है, उनकी बात की है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, परंतु संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं को ही उसमें शामिल किया गया। मूल रूप में यह 14 थी, बाद में बाकी भाषाओं को संविधान संशोधन के माध्यम से समाहित किया गया। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को शामिल किया गया। तत्पश्चात 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को इसमें शामिल किया गया एवं अंतिम रूप से इन 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को इसमें स्थान दिया गया। इस अनुसूची से हाल ही में छत्तीसगढ़ व्यापम व पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें यह पूछा था कि क्या ऐसी कौन सी भाषा है जो इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन में था संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, जिसका आंसर था अंग्रेजी। आपको इन सभी 22 भाषाओं को एक बार नजर में रखना है क्योंकि आपसे यह पूछता है कि कौन इसमें शामिल है कौन नहीं। अब चलते हैं ऐसी अनुसूचियां जिनको हम आवश्यकता पड़ने पे जोड़े संविधान संशोधन के माध्यम से। तो सबसे पहली बार आपके संविधान में संशोधन किया गया 1951 में, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके माध्यम से इसे करने की आवश्यकता यह थी कि हमारे देश में जमींदारी प्रथा चलती थी, जिसका अंत करना था तथा भूमि सुधार करना था, भूमि को सभी को व्यापक रूप से बांटना था। इसके लिए इस अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि इसके अंतर्गत जो भी विषयों को शामिल किया जाएगा, न्यायपालिका उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, अर्थात उस पर जो भी कमेंट्स हैं या जो भी निर्णय है वह करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं होगा। परंतु 2007 में IR कोहिला केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हम 9वीं अनुसूची के प्रावधानों पर भी कमेंट कर सकते हैं, उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, उनमें हम डिसीजन ले सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने गाइडलाइन जारी की कि केशवानंद भारतीवाद, जो कि 24 अप्रैल 1973 के में आया था, तो इस 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल किए जाएंगे उन पर न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा कर सकती है तथा उन्होंने यह भी कहा कि यह न्यायिक समीक्षा न्यायालय या न्यायपालिका की मूल विशेषता है, जिसको कभी रोका नहीं जा सकता। इसी केशवानंद भारती में वाद में न्यायपालिका ने एक मूल ढांचे की भी अवधारणा दी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे प्रावधान संविधान के हैं जिनके ऊपर ही पूरा का पूरा संविधान आधारित है, जिन्हें परिवर्तित करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। यह इसकी परिभाषा एकदम सटीक रूप से नहीं की गई है तथा विभिन्न वादों के माध्यम से धीरे धीरे इनमें नए नए प्रावधानों को, नए नए विषयों को जोड़ा जाता है। अब चलते हैं 10वीं अनुसूची में, जो कि आपके दल बदल कानून पर रोक लगाने से है। इसको 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया था, ताकि जो संसद के सदस्य हैं वे लालच के आधार पर दल बदल को न कर सकें और इस पर रोक लगाई जा सके। 11वीं अनुसूची के माध्यम से 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जिसके अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया। कारण वही था, स्वशासन को देना, आम आदमी को शासन की भागीदारी में शामिल करना, ताकि देश की व्यवस्था को बड़ी आसानी से चलाया जा सके। इसके अंतर्गत पंचायतों को 29 विषय दिए गए। साथ ही इसी के साथ एक और अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, जो कि 74वें संविधान संशोधन से सफल हुआ और इसमें नगरीय शासन के लिए भी प्रावधान किए गए, जिसके अंतर्गत
18 विषयों को रखा गया। आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पंचायती राज व नगरीय प्रशासन को विशेष रूप से पढ़ना है, जो कि छत्तीसगढ़ जीएस के पार्ट है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह क्लास समझ आई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से बने होंगे। आपसे निवेदन है कि अपने फीडबैक जरूर दें और क्लास को अच्छे से अच्छा बनाने में हमारा पूरा सहयोग करें। धन्यवाद।